हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज 2026 के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ निकालेंगे। यानी सारे 100 से ज्यादा एमसीक्यूज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स रटने नहीं वाले हैं। बिल्कुल। और यही सबसे ज़रूरी बात है। विज्ञान को रटने के बजाय अगर हम उसके पीछे के कैसे और क्यों को समझ लेना, तो एग्जाम का कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं लगता। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में डिज़ाइन किया है, हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उन्होंने पूरे सिलेबस को एक कहानी की तरह पिरोया है। सरल मशीनें और उनको चलाने वाली ऊर्जा। तो जब भी सरल मशीनों का जिक्र आता है, सबसे बड़ा हिस्सा उत्तोलक यानी लीवर्स का होता है ना? हाँ बिल्कुल। सिलेबस में उत्तोलक की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्पल्स में उलझ जाते हैं। अरे, उसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक है मेरे पास। मैं सोच रही थी कि अगर हम सिर्फ इनकी बीच वाले हिस्से यानी सेंटर पॉइंट को याद रखें तो काम आसान हो जाएगा। जैसे प्रथम श्रेणी में आलंब यानी फुलक्रम ठीक बीच में होता है। एकदम सटीक अप्रोच है ये। प्लायर्स या प्लास, कैंची और हैंड पंप को मेंटली विजुलाइज कीजिए। इन सब में जहां से मूवमेंट कंट्रोल होता है, यानी जो हिंज है, वो बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ हम बल लगाते हैं और दूसरी तरफ से काम होता है। अच्छा, तो प्रथम में आलंब बीच में है, तो द्वितीय श्रेणी में फिर भार यानी लोड बीच में आता होगा, जैसे कि सरोता जिससे हम सुपारी काटते हैं, या फिर कूड़े ढोने वाली ट्रॉली। सही पकड़ा आपने। एक कूड़े की ट्रॉली को ही सोचिए। पहिया सबसे आगे होता है, हम पीछे से हैंडल पकड़कर बल लगाते हैं और कूड़े का भार ठीक बीच में होता है। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कम ताकत लगाकर भी भारी वजन उठा सकते हैं। और फिर आती है तृतीय श्रेणी, जिसमें आयाम यानी हमारा बल बीच में लगता है। इसके उदाहरण हो गए चिमटा, सीधी या फावड़ा। पर यहाँ मुझे एक छोटी सी उलझन होती है। कैसी उलझन? देखिए, अगर तृतीय श्रेणी में जैसे चिमटे में हम बीच में बल लगाते हैं, तो आलंब तो पीछे चला गया और भार आगे है। इस संरचना में तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना? तो फिर इस मशीन का फायदा क्या हुआ? यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हमें ताकत नहीं बल्कि प्रिसिजन यानी सटीकता और दूरी प्रदान करते हैं। अब चिमटे से हम भारी वजन थोड़ी उठाते हैं, बल्कि गर्म रोटी को दूर से पकड़ने की सुविधा और कंट्रोल पाते हैं। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब सरल मशीनों का काम सिर्फ भार उठाना नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा को एक सटीक दिशा देना भी है। वैसे घिरनी यानी पुली और पेंच यानी स्क्रू भी तो सरल मशीन ही है ना? हाँ बिल्कुल। और इन सभी की क्षमता को हम यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज में नापते हैं, जिसका सीधा सूत्र है भार बटे बल, यानी W/F। चलिए, ये तो हुई मशीनों की बनावट। लेकिन मशीनें बिना ऊर्जा के तो चलेंगी नहीं। सिलेबस में कार्य और ऊर्जा के मात्रक बहुत जोर दिया गया है। एमकेएस और एसआई सिस्टम दोनों में ही कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? इनका कनेक्शन भौतिक विज्ञान के एकदम बेसिक सूत्र में छुपा है। कार्य तब होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खिसकाते हैं। इसीलिए 1 जूल ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर तक खिसकाना। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। सही कहा। ऊर्जा के 2 प्रमुख रूप पढ़ाए जाते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल। मुझे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे पुरानी चाबीदार घड़ी। जब मैं घड़ी में चाबी घुमाती हूँ, तो दरअसल मैं अपनी ऊर्जा उस स्प्रिंग को कॉइल करने में लगा रही होती हूँ, और वो वहाँ स्टोर हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एकदम सही विश्लेषण है। और जब वस्तु गति में आ जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसका सूत्र है ½mv²। इन दोनों ऊर्जाओं का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है।
शिवांश मिश्रा सर अपने लेक्चर्स में ऊर्जा के रूपांतरण पर खास ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि वहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं। हाँ, स्रोत या तो नवीकरणीय हो सकते हैं, जैसे सूर्य, ज्वार भाटा और पवन, जो कभी खत्म नहीं होते, या फिर अनवीकरणीय जैसे कोयला और पेट्रोल, जिनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल। और कन्वर्जन की बात करें तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, विद्युत मोटर बिजली को यांत्रिक गति में बदलती है, और डायनामो इसका ठीक उल्टा करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अगर मशीनों को चलाने वाली सारी ऊर्जा आखिरकार रासायनिक बॉन्ड्स और परमाणुओं में ही छिपी है, तो क्यों ना हम सीधे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में चलें? चलिए, बिल्कुल। यहाँ परमाणु और तत्व मूल इकाई हैं। सिलेबस में समस्थानिक यानी आइसोटोप का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें परमाणु संख्या समान होती है पर द्रव्यमान अलग। तो इसके पीछे का मेन रीजन नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्वों की पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या से होती है, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। सही पकड़ा। समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, इसीलिए तत्व वही रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है, जिससे उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास बदल जाता है। तो मतलब अगर एग्जाम में न्यूट्रॉन निकालने को कहा जाए, जहां परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान 40 दिया हो, तो लॉजिक बड़ा सीधा है। हमें बस 40 में से 15 को घटाना है, यानी 25 न्यूट्रॉन होंगे। यही सटीक तरीका है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है संयोजकता यानी वैलेंसी का। जैसे कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, वैसे ही जब हम नाइट्रोजन अणु की बात करते हैं तो उसमें त्रिक सहसंयोजी बंध यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो इसीलिए ना, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर साझा करते हैं, जो इनके बॉन्ड को इतना मजबूत बना देता है, जबकि निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 2-8 पूरा होता है, तो उन्हें किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। एकदम सही। अब यहाँ एक पॉइंट आता है जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच का अंतर। हाँ, वही मोमबत्ती वाला उदाहरण ना। सिलेबस कहता है कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक। इन दोनों में मूल फर्क कहाँ आता है? मुझे भी पहले इसमें बड़ा डाउट होता था। देखिए, शिवांश मिश्रा सर इसका उदाहरण बहुत डीपली समझाते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का सिर्फ आकार या स्थिति बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता। जब मोम पिघलता है तो ठंडा होने पर वो वापस ठोस मोम बन सकता है। अच्छा, और जब मोमबत्ती जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जिसे हम वापस मोम नहीं बना सकते, यानी नया पदार्थ बन गया। तो वो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे कागज का जलना या दूध से दही बनना। बिल्कुल। अब केमिस्ट्री के आखिरी हिस्से में अम्ल, क्षार और लवणी यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स आते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। और जो प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जल में पूरी तरह आयोनित हो जाते हैं। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिससे लवण और जल बनता है। सही कहा। सामान्य लवण की खासियत ये होती है कि वो जल में एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। केमिस्ट्री के इन फॉर्मूला से निकलकर अब जरा हमारी अपनी बॉडी की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पर चलते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। हमारा शरीर एक फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां अलग-अलग अंग अपना विशेष रसायन निकालते हैं। हमारी बॉडी फैक्ट्री वाकई बेहद आश्चर्यजनक है। अगर हम यकृत यानी लिवर से शुरू करें तो यहाँ पित्त रस यानी बाइल जूस बनता है। उसके बाद आमाशय यानी स्टमक आता है, जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और उसके बाद भोजन जाता है क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ रासांकुर, जिसे विली कहते हैं, मौजूद होते हैं, जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अग्नाशय यानी पैंक्रियास का रोल बहुत खास है। ये शुगर नियंत्रण के लिए इंसुलिन निकालता है और कैल्शियम या फास्फोरस के नियंत्रण के लिए पैराथॉर्मोन निकालता है। हार्ट की बात करें तो दाएं निले यानी राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रुधिर शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाता है। और अगर हम कोशिका यानी सेल लेवल पर देखें
तो जंतु कोशिका में सेंट्रोजोम पाया जाता है। इन कोशिकाओं को सही से चलाने के लिए विटामिन्स बहुत जरूरी हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वही विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा बीमारी होती है। और विटामिन डी का स्रोत तो हम सब जानते हैं, सूर्य की रोशनी। बिल्कुल, जो दांतों की मजबूती के लिए अनिवार्य कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन जब बचाव नहीं होता तो रोग होते हैं। एंथ्रैक्स रोग अधपका मांस खाने से होता है और HIV एड्स की जांच के लिए एलाइजा परीक्षण होता है। हाँ, और रोगों से बचाव के लिए DPT का टीका बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के नजरिए से इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। D से डिप्थीरिया, P से पर्ड्यूसिस यानी काली खांसी और T से टेटेनस। अब इन सभी रोगों से लड़ने की ताकत शरीर को खाने से मिलती है, जो आता है कृषि से। हमारे इस डीप डाइव का आखिरी हिस्सा कृषि, पर्यावरण और अंतरिक्ष। फसल मुख्य रूप से दो होती हैं, खरीफ और रबी। सही बताया। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार और बाजरा, जबकि रबी फसलें सर्दियों के मौसम में यानी लगभग अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं, जैसे चना और गेहूं। और मिट्टी की बात करें तो बालुई दोमट मिट्टी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें 60 से 80% रेत होती है। कृषि यंत्रों में हैरो का उपयोग खेत से खरपतवार निकालने के लिए होता है और बुवाई के लिए डिबलर का इस्तेमाल होता है। पर ध्यान रहे, धान की बुवाई इससे नहीं होती। एकदम पॉइंट की बात पकड़ी है आपने। पौधों की ग्रोथ के लिए खाद भी जरूरी है। कॉम्पोस्ट खाद गोबर और कूड़े कचरे से बनती है, जिसमें नाइट्रोजन होती है, जिससे पौधे शीघ्र बढ़ते हैं। और खाने को सुरक्षित रखने के लिए पास्चराइजेशन विधि होती है, जैसे पैकेट के दूध के लिए। और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे O2 गैस छोड़ते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। पर पर्यावरण में कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जैसे भूकंप, जो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन है। ये मानवकृत नहीं है। सुनामी पृथ्वी की प्लेट खिसकने से आती है। और चक्रवात यानी साइक्लोन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ। इसका आकार गोल नहीं, अंडाकार यानी ओवल होता है। शिवांश मिश्रा सर ने इसे स्पेशली पॉइंट आउट किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में इसमें गलती करते हैं और गोल पर टिक कराते हैं। अरे हाँ, ये फैक्ट तो सच में ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा बादल फटना एक आपदा है और प्रदूषण तो हम इंसान फैला ही रहे हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण वहित मल यानी सीवेज है और वायु प्रदूषण का धुआं और वाहन। इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए आपदा प्रबंधन विधेयक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 में प्रस्तुत हुआ था। अब पर्यावरण से आगे बढ़कर आखिरी टॉपिक अंतरिक्ष की बात करते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र यानी वीनस को कहते हैं। और प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। चंद्रमा तो हमारा उपग्रह है ही। एक फैक्ट जो हमेशा पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। बिल्कुल, दिन और रात का होना भी एक नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। और हाँ, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। वाह, कितना कुछ कवर कर लिया हमने आज। सरल मशीनों से लेकर मानव शरीर की केमिस्ट्री और वहां से अंतरिक्ष तक का सफर। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं एक नया विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने पढ़ा कि दिन और रात का होना एक नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है, लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है और सरल मशीनें काम करती हैं, क्या हम इंसान भी अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति के इस संतुलन की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? यह आगे पढ़ने और सोचने का विषय जरूर है। वाह, बहुत ही गहरा सवाल है ये। और दोस्तों, इस मास्टर रिवीजन क्लास को समाप्त करते हुए मैं बस एक प्रेरक विचार साझा करना चाहूँगा कि सफलता की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो बस अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।